नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आज मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी। मोहन यादव जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 पर हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बिजी शेड्यूल था, आपने हमें वक्त दिया। बहुत धन्यवाद। पर आपका चैनल और आपके काम का अच्छा मुझे अनुभव आता है और ये न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों का मेरी अपनी ओर से नमस्कार। आज हम खास चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। जो सबसे बड़ी चीज इस वक्त चर्चा हो रही है वो हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूरे करने के कामकाज को लेकर के। मध्य प्रदेश के लिहाज से मैं देखूं सीएम जी, तो क्या आपको लगता है कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धियां रही हैं जो मध्य प्रदेश को इन 12 सालों में मिली हैं, और पिछले खास तौर से 2-2.5 साल की अगर बात करें तो? देखिए, मैं तो लाइन से कई सारी चीजें बता सकता हूं जिसके कारण से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरफ से बदलती दुनिया का एक अलग प्रकार का राज्य हो गया, जहां हमारे लिए क्रम से बात करूंगा तो बुंदेलखंड नदी जोड़ो अभियान के अटल जी के समय से दरकार थी कि नदी जोड़ो अभियान से बुंदेलखंड का भला होगा, दो राज्यों के बीच लाभ मिलेगा, यूपी और मध्य प्रदेश को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ की योजना, 10% राशि मैचिंग ग्रांट स्टेट को मिलाना, 90% भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ पानी के बंटवारे को लेकर सालों से लंबित था मामला, ये निराकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से हुआ। इसी के समान एमएसपी पे हमारी क्रॉप को खरीदने का मामला हो, सोयाबीन को भावांतर पे लेकर जाने वाला मुद्दा हो, तो किसान के लिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार से, और खासकर आयुष्मान के माध्यम से पूरे देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान के कार्ड अगर कहीं बने हैं या लाभान्वित होने वाले लोग हैं तो मध्य प्रदेश के। प्रधानमंत्री आवास की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण हो या शहरी हो मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। स्वच्छता की तो आपको मालूम ही है, जो उनने अपनी एक मिसाल कायम की है, तो इंदौर, भोपाल, जो हमारे उज्जैन, जो एक नए दौर में जिस प्रकार से रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, हर घर नल से जल, इसमें हम टॉप में आ रहे हैं। जीडीपी, जीएसडीपी सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने टारगेट तय किए हैं, मुझे प्रसन्नता है। अब औद्योगिकरण के लिए भी मैं 12 साल के बाद अपने 2.5 साल की सरकार में भी देखता हूँ, तो 2.5 साल में सबसे तेज गति से उद्योग कहीं लग रहे हैं तो मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। कहीं सबसे कम बेरोजगारी की दर है तो मध्य प्रदेश में, सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज अगर कहीं खुल रहे हैं तो मध्य प्रदेश पे। मैं कितनी बातें बताऊं, बहुत आपको समय कम पड़ जाएगा। लेकिन मोहन यादव जी का फेवरेट कौन सा ऐसा काम लगा जो 2.5 सालों में आपके आने के बाद केंद्र की मदद से आपने जमीन पर उतारा हो और आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा काम हुआ है मेरा? देखिए, मैं अगर इस दृष्टि से देखूं तो रक्त रंजित होती हमारी बालाघाट, डिंडोरी, मंडला की धरती। ऐसा लगता था कि असंभव है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का मार्गदर्शन, हम असंभव को संभव करके लाल सलाम को आखिरी सलाम हमारे राज्य ने सबसे पहले डेडलाइन देकर किया, डेडलाइन के साथ किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, और ये केवल उस बेल्ट के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया और अपनी आंखों के सामने समाप्त हुआ, लाल सलाम आखिरी सलाम, बड़ी बात है। नदी जोड़ो अभियान का जो बड़ा काम था, ये भी मेरे दिल के, बुंदेलखंड और हमारा मालवा, पश्चिमी मालवा और निमाड़, चंबल तक का बेल्ट पूरा लाभान्वित होगा। एक लाइन से लंबा सिलसिला जिसमें मैं बता सकता हूँ। नदी जोड़ो के समान राजमार्गों का जो इस प्रकार से वर्तमान के दृष्टि से मध्य प्रदेश को लाभ मिला है, वो हमें अकेले अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिसको देश में कहीं भी जाना उसको मध्य प्रदेश से गुजरना ही गुजरना। ऐसे में सड़क कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी का लाभ। मैं मध्य प्रदेश का चूंकि वासी रहा हूं और मैं बाहर काम करता रहा हूं, तो मुझे पता है कि इस तरह के जोक चलते थे कि अगर आपकी नींद खुल जाए सोते हुए तो समझ जाओ एमपी आ गया। और अब मैं देखता हूं तो ऐसा हमारा ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाता है जिसके फोटो पूरे देश नहीं दुनिया में वायरल होते हैं कि जानवरों के निकलने के लिए जगह बनाई गई है, जानवर जहां है वहां रेड मार्किंग की गई है ताकि आप सुरक्षा से चलें। उज्जैन को ओमकारेश्वर से जोड़ने के लिए आपने एक ऐतिहासिक टनल बना दी है एनएचआई के साथ मिलकर के। ये बहुत काम हो रहे हैं सर। क्या जैसा कहा जाता है कि सड़कें आती हैं तो निवेश और विकास लाती हैं, क्या अब हम
पहला स्टेज पार करके दूसरे स्टेज में पहुंच गए? निवेश में क्या किया है हमने? हम समानांतर रूप से चल रहे हैं। जैसे आपको अंदाज लगा लो, जब से हमारी सरकार बनी है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट हमारी सरकार के द्वारा लाया गया। आप अकेले नर्मदापुरम की बात करें, कभी सोच नहीं सकते थे कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री आएगी। लेकिन अगर भौगोलिक दूरी देखें तो भोपाल से नर्मदापुरम की दूरी कितनी कम है, और राजमार्ग से जुड़ा हुआ, ट्रेन मार्ग से जुड़ा हुआ है, और पानी की इतनी अच्छी उपलब्धता, लोग अच्छे, बाकी सब अनुकूलता थी। मुझे गर्व है कि न केवल मुहासा बावई बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने औद्योगिकरण का एक बहुत बड़ा निवेश का, तो जहां हमारी एक तरफ सड़क के जहां नए निर्माण हो रहे हैं उसके समानांतर उद्योग भी हम निर्माण करा रहे हैं, बल्कि अब तो ट्रेन रूट में भी 3 और 4 लाइन डल रही है, तो उसका पूरा लाभ हम उठाने वाले हैं। नजदीक में हमने हेलीपैड, एयरपोर्ट, आने वाले समय में या कार्गो हब पे भी हम जाने वाले हैं। एक एक करके हर सेक्टर को बहुत अच्छे से प्लान के योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। मोहन जी, कई ऐसे छोटे छोटी चीजें होती हैं जो जब फलीभूत होती है, शुरू में हम उनको बहुत नॉर्मली लेते हैं, लेकिन जब फलीभूत होती हैं तो लगता है कि बड़ी अच्छी चीज हो गई। जब आपने शुरू में कहा था कि हम एक एक अंचल में जाकर के निवेशकों को बुलाएंगे और वो उनको जुटाने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि हमारे पूर्व अनुभव ऐसे रहे थे कि हमको लगता था यार दिल्ली से लोग भोपाल और इंदौर तो जा नहीं पा रहे, अब मोहन यादव जी कह रहे हैं सागर जाएंगे, रीवा जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि रीवा में बड़े बड़े सोलर प्लांट लग गए जो पूरे देश में कहीं नहीं। रीवा में लग गए, सागर में इंडस्ट्री चालू हो गई, जो हमारे समय भूमि पूजन हुआ, जमीन आवंटन हुआ, वहाँ उत्पादन शुरू हुआ। मुहासा बावई में उत्पादन शुरू हो रहा है। एक एक करके सरलीकृत रूप से पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत व्यवसाय को व्यवसाय की तरह लेकर के, निवेशकों का दिल जीत करके, सरकार के कमिटमेंट को पूरा करते हुए जिस प्रकार से हम आगे बढ़े, उसका लाभ मिला। और पूरे देश में यह अनुकूलता है कि अगर व्यापार व्यवसाय करना, चलो मध्य प्रदेश। दिल्ली तक मैंने देखा कि आपने वहां निवेशकों के साथ एक बड़ी उसमें एक नहीं कई कर दिया, हम तो गिनती भूल गए, गिनती भूल गए। अब तो रोजगार के लिहाज से देखूं तो, क्योंकि हमारे युवाओं के लिए रोजगार वहां पर कितना फलीभूत होता दिख रहा है आपका? मैंने कहा ना कि अगर आप गूगल से आप सर्च करेंगे तो मध्य प्रदेश की आज बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम अगर है तो मध्य प्रदेश में। उसका कारण ही है कि हमने न केवल शासकीय नौकरियों में बल्कि गैर शासकीय प्राइवेट सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हर जगह काम किया और उसका परिणाम आया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सांस्कृतिक क्षेत्र की, तो एक सांस्कृतिक क्षेत्र ऐसा है जिसमें जो मोहन यादव जी का फेवरेट माना जाता है वहां पर, और ये लोग कहते थे लेकिन आपने कर दिखाया। अच्छा, हमको लगा कि महाकाल लोक हो गया है अब खत्म, लेकिन आपने कहा कृष्णपाठ है शुरू करेंगे, हम चित्रकूट कर रहे हैं, आप ओमकारेश्वर कर रहे हैं, ओरछा कर रहे हैं, सलकनपुर में माता जी का लोक बना रहे हैं। तो क्या ये टूरिज्म धार्मिक टूरिज्म की इंडस्ट्री के तौर पर भी डेवलप करना है और एक पहचान? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष के कई सारे ऐसे माइलस्टोन बनकर के काम दिख रहे हैं, उसमें से एक चीज ये भी है जो आप देख रहे हैं। हमारे देवस्थानों पे भी हम पर्यटन से पूरा इकोसिस्टम बदल सकते हैं। इस तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको महाकाल के महालोक के बाद अनुभव आया, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर इस चीज को फैलाया और समय सीमा के अंदर हमने पर्यटन विकास निगम को, कल्चर मिनिस्ट्री को समेकित रूप से जोड़ करके इस पे काम कर रहा हूं। और मुझे इस बात का संतोष है, अकेले गत वर्ष के अंदर ही हमारे पास 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक हमारे यहाँ आए हैं। उसमें सभी प्रकार के टूरिज्म वाले लोग हैं, उसमें धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा रोल है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि विदेशों के लोग मेरे क्षेत्र के कुछ धार्मिक पर्यटन या कोई अच्छी जगह की रील शेयर करते हैं और मुझे भेजते हैं कि ये जगह आपके यहाँ है क्या। ये सब पहले से था, लेकिन आपके प्रयासों से पूरे देश और दुनिया इसको देख रहा है। एक और जो मध्य प्रदेश की पहचान है मोहन जी, वो है कृषि। बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा, उसको लेकर के आपने बहुत कोशिश की है। रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, हर साल आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, खरीदी का हो, उत्पादन का हो, तमाम चीजों का। लेकिन अब कुछ चिंताएं भी हैं जो केंद्रीय सरकार भी जता रही है कि उर्वरक को थोड़ा कम करना है, फिर क्रॉप रोटेशन करना है। कैसे हम आने वाले समय की डिमांड के साथ कृषि को लेकर चल रहे हैं? ये आपने सही कहा है कि हमने तो पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया। जैसे बीता वर्ष 2025 हमने उद्योग और निवेश वर्ष के रूप में मनाया था, ऐसे हर एक वर्ष को हम डिक्लेयर करके समेकित रूप से उस पर प्लान कर रहे हैं। तो 16 विभागों को मिला करके उद्योग कल्याण, इसमें कृषि कल्याण वर्ष में हमने, हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है
तो मध्य प्रदेश में होती है। दूध उत्पादन अभी 12% है, इसको 20% तक हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार से बहुफसली पद्धति हो या इरिगेशन का एरिया बढ़ाना, इरिगेटेड एरिया बढ़ाने वाली बात हो, तो आज की स्थिति में हमारा 55 साल तक केवल राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर था जी। अभी जब मैंने सरकार संभाली तब 44 लाख हेक्टेयर था, आज 65 लाख हो गया। सरकार के टेन्योर पूरा होने तक हम 1 करोड़ तक जाने वाले हैं। तो ये जो हमारा एक तरह से बिजली, पानी, सड़क, गांवों के अंदर अनुकूलता है, और इसलिए सब सेक्टर में बढ़ने में एग्रीकल्चर हमारा सबसे पहला, इसमें फिर दूध उत्पादन है, मछली उत्पादन है, हार्टिकल्चर का एरिया भी है। अब तो हमारे रेशम उत्पादन का भी रकबा बढ़ाने के लिए तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ा रहे हैं। कपास पे हमने अभी मंडी शुल्क कम करके कपास से हमारे राज्य में ही कपड़ा बने, धागा बने और रेडीमेड गारमेंट्स की यूनिट तैयार हो जाए। इससे कई प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक और पहचान आदिवासियों के लिए बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, और विपक्ष आरोप लगाता है कि आदिवासी जो हैं उनके साथ छलावा हो रहा है, लेकिन मोहन सरकार के तमाम मंत्री और तमाम अधिकारी बताते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, और खासतौर से आदिवासी युवाओं के लिए। उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? आप अंदाज लगा लो, प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन मनाते हैं और वो मध्य प्रदेश की धरती पे आदिवासी अंचल में आते हैं, और पीएम मित्रा पार्क की बड़ी सौगात देते हैं। 6 लाख कपास किसानों को लाभ मिलेगा और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे तमाम प्रकार के सेक्टर में हम उस तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ नर्मदा समग्र को लेकर हम नर्मदा परिक्रमा पथ का विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिंचाई के रकबे को बढ़ाकर खेती के लिए कर रहे हैं, पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, ट्राइबल सेक्टर में रोजगार के अवसर के लिए धार्मिक पर्यटन के साथ ग्रामीण पर्यटन पे भी हम काम कर रहे हैं, होम स्टे बना रहे हैं। हमारे वन्य जीवों की दृष्टि से भी बहुत विविधता लाते हुए चीते ले आए आप। चीते तो है, अब हमारे जंगली भैंसे आ गए, जंगली भैंसे हाथी आ गए, आने वाले हमारे यहाँ वल्चर से लगाकर बहुत सारे लेपर्ड, घड़ियाल, मगर, सब प्रकार की प्रजातियों को बढ़ावा देते हुए आज ही मुझे आंध्र के डिप्टी सीएम और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर के माध्यम से आंध्र को हमको कुछ गोर देंगे, बदले में वहां से कुछ अच्छी प्रजातियों को हमारे यहाँ लाएंगे। तो जैव विविधता के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है, और ये सारा डेकोरम मेंटेन करने के लिए, अनुशासन की गति मेंटेन करने के लिए सुना है कि मोहन यादव जी बहुत सख्त भी हो गए हैं। वो पब्लिकली कह देते हैं कि फील्ड पर वही रहेगा जो काम करेगा अधिकारियों को। देखो, ये होना भी चाहिए कि अगर हम अनुकूलता देते हैं, अधिकारी अच्छा काम करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, प्रमोशन देते हैं, लेकिन अगर काम में कोताही होगी तो ये सख्ती तो रहेगी। तो फील्ड में तो वही रहेगा जिसने काम करने का बीड़ा उठाया है। कहते हैं लोग कि अधिकारी नाराज हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये हिम्मत आपके अंदर कहां से है कि आप पब्लिकली ये बात कह रहे हैं? देखिए, मुझे इस बात का कोई संकोच नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सकारात्मक माहौल पूरे देश में बना है और ये कार्य संस्कृति विकसित हो गई है। ऐसे में ये भी तो देखो, जो अच्छा काम करने वाले उनका प्रमोशन मिल रहा है, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो जो मक्कार है, काम करने में नालायकी या थोड़ी लापरवाही रखते हैं, उनको लीडर का ये बोल देना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक मुखिया अगर ये बात कह दे रहा है तो आधे से ज्यादा काम तो वैसे ही हो जाता है। भाई, ये स्वाभाविक है। हम इस कल्चर को बढ़ावा देते हैं जब सकारात्मक सोच से अच्छा काम को प्रोत्साहन दें। बिल्कुल। मैं अब संस्कृति की बात कर रहा था, अब मैं आता हूँ अध्यात्म पर। और मुझे तो ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि डॉक्टर मोहन यादव जी चूंकि पीएचडी कर चुके हैं इतने विषयों पर, उससे ज्यादा मैं जिस भी विषय पर बोलता हूँ मुझे लगता है इसी के जानकार हैं। अब मैं जब आध्यात्म पर आता हूं तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा ऐसा अध्याय जो है नया लिखा गया, वो है भोजशाला का। और वो लगता नहीं था कि इतने आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा, इतनी शांति प्रिय तरीके से सब धर्म के लोग इसे स्वीकार कर लेंगे। और आप भोजशाला भी गए, वहां पर आपने पूजन किया। देखिए, ये कैसा रहा ये सारा? यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश के अंदर ये माहौल बना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समाज के अंदर ये विश्वास कायम कराने में सफल हुए हैं कि हम अपने शासन में धर्मों के दायरे से बाहर आना पड़ेगा, जो देश के लिए जरूरी है वो करेंगे। 500 साल पुराना अयोध्या का प्रकरण हम सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसको लागू देश के सामने हुआ। लेकिन उसमें इतना सब डिबेट और इतनी सारी विवाद हुए, और मोहन यादव जी आते, ऐसा नहीं आपके पहले भी मोदी जी थे, मोहन यादव जी आते हैं और इतनी शांति से इतने बड़े मैटर को रिजॉल्व करके आप ले जाते हैं और सभी धर्म के लोग उसका स्वागत करते हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। हमने इसके पहले
आप कभी गौर करना कि जब बसंत पंचमी आती थी हाँ तो बसंत पंचमी पे हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे नाते। वो हमने इस मार्च के फरवरी के समय जब ये बसंत पंचमी पड़ी तब भी कुशलता के साथ नमाज भी कराई और पूजा भी और वो कराई, जुम्मे के दिन ही पड़ी और थी। वो जुम्मे के दिन ही था। तो ये एक विश्वास बना कि ये दोनों हो सकते हैं। उसी क्रम को बढ़ते हुए भोजशाला का निर्णय आया, लागू हो गया। एक बात सही है कि दक्षता के साथ हमको आवश्यक सतर्कता भी हम रखते हैं, और ये बात समाज में भी है कि अगर हम अच्छों के साथ अच्छे हैं और अगर कोई गड़बड़ करता तो फिर उसको उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो ये जो गुंडा एलिमेंट है उनके खिलाफ हमारी सख्ती जग जाहिर है, इसमें कोई संकोच नहीं। इसलिए केवल इस पे नहीं, राज्य के अंदर भी जहां जहां हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे लिए आज की स्थिति में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सख्ती की जरूरत है, तो हमारी सरकार उसमें कड़े फैसले लेने में, कठोर कार्रवाई करने में और लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने में कोई देर नहीं लगाती। अब आपने चूंकि इतना बड़ा ये काम कर लिया है तो सबकी उम्मीद एक है, और वो शायद आपके लिए तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है बड़ा टारगेट है, और वो हमारी भी उम्मीद है मध्य प्रदेश के होने के नाते, मां बाग देवी की प्रतिमा वापस अपने उसी स्वरूप में कब विराजेगी, कब लंदन से वापस आएगी? देखिए, ये कांग्रेस के शासनकाल में तत्कालीन सीएम ने लिख करके मना किया था। हम उसको सुधरवा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कई ऐतिहासिक धरोहर वापस आई है। भगवान चाहेगा तो जल्दी आएगी, लेकिन उसके अलावा भी वाग्देवी का वो भोजशाला का स्थान तो आर्कियोलॉजी की दृष्टि से थोड़ा उसका अपना एक कुछ प्रतिबंधात्मक है, लेकिन वहां हम पर्यटन की बड़ी संभावना पे बहुत सारे प्रकार से काम कर रहे हैं, और एक एक करके वो सारी चीज हम करने जा रहे हैं, जिसके कारण से राजा भोज का वो स्वर्णिम काल पुनर्जीवित होता दिखाई देगा। उधर राजा भोज का स्वर्णिम काल पुनर्जीवित हो रहा है, और उज्जैन में आपने राजा विक्रमादित्य के स्वर्णिम काल को वैदिक घड़ी के साथ पूरे ऐसा लग रहा है अब तो पूरी दुनिया में हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। सबके मोबाइल में ऐप में आ गया, और बड़े बड़े शहरों में। आप कौन कौन से बड़े शहर बताइए, और दिल्ली कब लेकर आ रहे हैं ताकि मैं वहां पर देख करके गर्व महसूस कर सकूं? दिल्ली में हमने इस पे बहुत सारे तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ अपने वो सब चीजें जिसके कारण से प्राचीन ज्ञान विज्ञान का वो गौरवशाली अतीत वापस पुनर्जीवित हो, उसमें समय गणना का केंद्र महाकाल है, काल की नगरी है, इसलिए 300 साल पहले तक जहां से समय दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम तय होता था, ये अलग बात है, वो हमारा पराधीनता का काल था। तो हमारे यहाँ 50 साल तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्टैंडर्ड टाइम तय हुआ। अभी 250 साल से ग्रीनविच से हो रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में सारे इस भू भौतिक विज्ञानी इस बात के लिए मान्यता दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल वापस ये एशिया में आएगा, और एशिया में भारत आएगा, और भारत में इसका समय निर्धारण का केंद्र मध्य प्रदेश की उज्जैन से रहेगा। और ये बात सही भी है। अगर हम आजकल तो जीपीएस का जमाना है, जिससे आप अपने जीपीएस की दृष्टि से देख सकते हैं कि पृथ्वी 23.26 अंश झुकी हुई है। वो एक एक्यूरेट पॉइंट वही मिलता है। तो मैं आपके बोलने से नहीं, वो तो विज्ञान बता रहा है। तो निश्चित रूप से उसका पुनर्जीवित करने का समय आया है। लेकिन इसके अलावा विक्रमादित्य कई कारणों से जाने जाते हैं। उनके सुशासन की, वीरता की, धीरता की, न्यायपीरता की, दानशीलता की, ऐसी बहुत विधाएं और बहुत सारे विद्वानों का वो अपने साथ उस मंत्रिमंडल में रखते थे, जैसे को विक्रमादित्य और नवरत्नों का सिंहासन, बहुत सारी बात मानी जाती। हमने प्रयास किया कि अगर सुशासन की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो विक्रमादित्य काल यशस्वी प्रधानमंत्री के काल में आज दिखाई दे रहा, परिलक्षित होता है। जब विक्रमादित्य ने अपना राज छोड़ा तो उनने अपने बेटे को राजा नहीं बनाया। ये लोकतांत्रिक पद्धति से शासन चलाने का तरीका था। हमारे प्रधानमंत्री भी किसी व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। हमारे यहाँ भी विद्वानों की कदर होने लगी है, प्रतिभाओं को आगे लाकर उनसे काम ला रहे हैं। तो ये जो बदलते दौर का भारत है, कई मामलों में आदर्श रूप में अगर किसी शासन के साथ जुड़ेगा तो विक्रमादित्य के साथ जुड़ेगा। इसलिए हमने रिसर्च सेंटर बनाया विक्रमादित्य शोध संस्थान, और शोध संस्थान से फेलोशिप भी दे रहे हैं। हम एविडेंस भी जुटा रहे हैं, उस काल के सिक्के, पुरातत्व की सामग्री, कई प्रकार से। और उसी के साथ साथ समान रूप से हम विक्रमादित्य के उस जीवन को लौकिक रूप से जानने के लिए महानाट्य के माध्यम से मंचन भी कराते हैं, ताकि लोक रंजन में भी लोगों को जानकारी आए कि विक्रमादित्य का चरित्र, उस काल की व्यवस्था हो रही है। वो तो दिल्ली और बड़े तमाम शहरों हमने लखनऊ अपने बनारस में करा के आए। तो ये एक तरह से वो हमारी विधाओं का भी एक तरह से पुनर्जागरण का दौर है
कि नाटक भी इतना अच्छा होता है, ये एहसास होना चाहिए, जहाँ जीवंत हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी सामने युद्ध का भव्यता के साथ दृश्य दिखता है, और वो वैभव, जिस वैभव को देख करके हम सब आज भी रोमांचित हो जाते हैं और आनंद आ जाता है। तो वो आंखों से दिखने वाला दौर, ये एक तरह से आज के इस डिजिटल दुनिया में प्राचीन विधा को भी नए परिप्रेक्ष्य में लाकर दिखाने के ऐसे कई काम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं उस सूत्रधार के तौर पर आपकी सरकार को, आपको देखता हूं, जो हमारी सनातन संस्कृति को आज के वक्त से जोड़ रहे हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देख रहा था कि सांदीपनि स्कूल आपने लॉन्च किया, तो नाम से हमें लगा कि गुरुकुल टाइप की पद्धति होगी, बटुक की तरह बच्चे जाएंगे और पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे, पर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले आप वहां लॉन्च कर देते हैं। तो उसके साथ मतलब एक संस्कृति और साइंस, विज्ञान दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। वो कैसे उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये बहुत सहज सरल है। विरासत से विकास की ओर जो प्रधानमंत्री जी का एक तरह से स्लोगन है, वो इसके अंदर सारी बात कर देगा। विरासत में जो अच्छी बात है उसका पुनर्जागृत का दौर होना चाहिए, और आज के समय में विकास की बात की दृष्टि से अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो समसामयिक क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कालगणना की बात कर रहे हैं तो उसमें नई ऑब्जर्वेटरी क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नई ऑब्जर्वेटरी हम खोलते साइंस टेक्नोलॉजी विभाग से। एक तरफ जब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो IIT के बच्चे का भी वहाँ रिसर्च का सब्जेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए, फिजिक्स के बच्चे वहां रिसर्च क्यों नहीं करेंगे। ऐसे हर एक सेक्टर में तो साइंस सिटी भी हम बना रहे हैं, और साइंस सिटी के साथ साथ वर्तमान में अलग अलग स्थान पर रिसर्च सेंटर बना रहे हैं। और एक तरफ जब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वैसे में आज रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार हमारे इधर चंबल के अंचल में ठोस निर्णय ले रही है, जिसके कारण से अब आप बताओ, भोपाल के पास में भी वंदे भारत के रेलवे कोच बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये दौर विकास की तरफ ले जाता है और विरासत से विक्रमादित्य को जोड़ता है। और मतलब मैं थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहा हूं क्योंकि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या वो दिन भी आएगा कि जो शक संवत और विक्रम संवत की लड़ाई थी, जो उस वक्त अंग्रेजों को खुश करने के लिए, जब मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो मुझे पता चला सारा वो वाक्य कैसे था, आपको तो मुझसे ज्यादा पता है, तो क्या एक दिन वो भी आ सकता है जब खुले मन से बहस हो कि क्या हम विक्रम संवत को फिर से अपना सकते हैं सरकारी कैलेंडर के तौर पर? आप ये देखिएगा, हमारी मध्य प्रदेश सरकार के कैलेंडर में विक्रमादित्य संवत आ गई है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देश के मैं चाह रहा हूँ कि आप वहां तक एक आश्वासन, एक भरोसा हमारे। देखिए, ये शक संवत विजेता का संवत है। वो शक का संवत ऐसा माना जाता है कि वो विजेता को रोकने का संवत है, इसलिए केवल इसमें एक पक्ष जरा चुनौती का है। हमारे में से भी कई लोग कहते शक संवत शकों को परास्त करने का भी है, चूंकि दोनों की तिथियां वही है, साल मई से शुरू होता है, समापन भी वैसे ही होता है, और दोनों के बीच में 49 साल का अंतर है। तो इसलिए वो अंतर जरूर है, लेकिन हमारा मानना इतना है कि ईस्वी सन की तुलना में विक्रम संवत हमारे पराक्रम का है। जब पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, तो फिर उसको आगे करना ही चाहिए। और विक्रम करते ही एकदम से हमको लगता है कि हम अपने उस गौरवशाली अतीत में आ गए। तो इसलिए उस गौरवशाली पक्ष को जोड़ते हुए संवतों की जैसे प्रवर्तन की पद्धतियां क्या है, हमको इस पे भी गौर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ संवत किसी के जन्म से, किसी की मृत्यु से चालू नहीं होते। हमारे पराक्रम राज्य के उसके पास जिसके नाम पर वो संवत हो रहा है, उसकी सामर्थ्य और उस काल का शासन की सुव्यवस्था, तो जिसके शासनकाल में कोई कर्जदार नहीं होगा, जिसके शासनकाल में कोई गरीब नहीं रहेगा, जिसके शासनकाल में देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, देश की धाक भी रहेगी, देश की साख भी रहेगी, तब जाकर वो संवत का प्रवर्तन करता है, और वो युगों युगों में कोई एक होता है। इसलिए विक्रम संवत बहुत गौरवशाली पक्ष है। इसलिए विक्रम संवत को स्मरण कराते हुए हमने संवत को मध्य प्रदेश सरकार के साथ जोड़ा। एक सेक्टर सर छूट रहा है मेरा, जो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर के एम्स बन रहे हैं, बहुत अस्पताल बन रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी ऐसी चीज शुरू हुई जिसको लेकर के लोगों को लगा कि ये जरूरी था क्या, क्योंकि लोगों को पता चला कि आपने गरीबों को भी अब एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी, लगा कि चलिए बहुत अच्छा कदम है, बहुत संवेदनशील कदम है। फिर पता चलता है कि गायों के लिए भी मध्य प्रदेश में, पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस चलेंगी, तो कहा कि अति महत्वाकांक्षी कदम तो नहीं है वो, उससे कैसे
प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि सड़कों पर मवेशी जो होते हैं उनकी वजह से लोगों की जान जाती है और वाहनों की वजह से उनकी जान जाती है, उस लिहाज से मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन उसका फीडबैक कैसा आ रहा है, क्या क्या उसका हमारा जबरदस्त फीडबैक आ रहा है जी। हमने एक तरफ पशुओं की जान भी बचाई, दूसरी तरफ ये हमारी संवेदनशीलता भी है। शासन में व्यक्ति को अगर कोई इंजर्ड होता है या पशु इंजर्ड होता है, अल्टीमेटली डैमेज तो दोनों ही होते रहे। और हमारे यहाँ एक राज्य के अंदर जब हम सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, बाकी चीजों की चिंता कर रहे हैं, तो गौमाता की चिंता करना ये हमारी प्रतिबद्धता, और ये तो रामकृष्ण की धरती है। हजारों साल से यहाँ की दूध दही की नदियां बहती थी, तो ऐसे में गो एम्बुलेंस लाकर हमने अपनी वो प्रतिबद्धता भी दिखाई। लेकिन हाँ, ये बात भी सही कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आप तो इसी मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदापुरम के एक छोटे सुहागपुर से आते हैं, आप अंदाज लगा लो आपके यहाँ कोई घटना घट जाए, ऐसे में आपको भोपाल आना तो स्वाभाविक रूप से 2 घंटे 3 घंटे से कम टाइम नहीं लगेगा, चाहे कितनी अच्छी रोड हो जाए। पुराने समय तो 5-6 घंटे लगते थे, लेकिन एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसकी जान बचाना तो ये स्वाभाविक रूप से करने की जरूरत है। जब हमारी सरकार बनी, मैं एक हरदा का घटनाक्रम बताता हूँ। एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, कई लोग घायल हुए, लेकिन हमने कहा देखा कि हरदा से अगर मरीज को भोपाल लाएंगे तो भी 4 घंटे लग रहे हैं, और ऐसे ही जब इंदौर पहुंचा रहे तो भी 3-4 घंटे लग रहे हैं। तो घायल को अगर 4 घंटे 5 घंटे रास्ते में लगेंगे, और वो भी जलने वाले मरीज को, तो वो फिर उसकी क्या होगा। इसलिए एम्बुलेंस तो हमने 100 भेज दी थी वहां पे, लेकिन ये लगा कि अपने को इसमें बदलाव करना चाहिए, इसलिए हमने एयर एम्बुलेंस का प्रयोग देश में सबसे पहले किया, और आज हमने सफलता के साथ इसको बहुत अच्छे से लागू किया। इस चीज की मैं आपको बिल्कुल खुले दिल से आपको साधुवाद दूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि योजनाएं बहुत होती हैं। मैंने देखा रीवा में एक बहुत गरीब जो था शख्स था, उसको एयर एम्बुलेंस रात को 11 बजे लेकर के निकलती है, और वो खबर जब मेरे चैनल पर चलती है तो ऐसी खबरें दिल को बड़ा सुकून देती है। देखिए, हम मीडिया से हैं, हमारा काम सरकार की कमियां निकालने का होता है, लेकिन कई जगह हमको भी लगता है दिल से कि यार ये काम बहुत अच्छा हुआ है, और एक काम हुआ। एक और अच्छा काम हुआ जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, भू स्वामित्व योजना। ये ऐसे लोग जो बेचारे कभी सोच नहीं सकते थे कि हम जमींदार बनेंगे, और वो राहत इंदौरी का शेर था कि 2 गज से कम ही सही तूने मुझे जमीन तो दी, ए मौत तूने मुझे जमींदार बना दिया। तो मतलब वो दर्द था कि मरने के बाद जमींदार होता है आदमी, कब्र मिलती है, चिता मिलती है, लेकिन ऐसे लोग जो कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हमें जमीन मिलेगी, आपने उनको भूस्वामी बनाया है। ये इससे कितना बदलाव आया है और कितने परिवारों को ऐसा आपने फायदा दिया? देखिए, ये बहुत क्रांतिकारी निर्णय भी है, जिसके आधार पर ऐसे भूखंड धारक जिनको पट्टा मिलता है, लेकिन पट्टा मिलने के बाद में एक परिस्थिति रहती है कि कुछ समय तक तो उस परिवार के लिए खुशी का माहौल रहता है, लेकिन अब उससे आगे बढ़ करके देखेंगे तो उस भूखंड के धारक के नाते से उसको अगर रजिस्टर्ड डीड मिल जाती है तो वो कई लोन लेकर के उसकी जिंदगी का और नया रास्ता निकाल सकता है, या कुछ अपने लिए स्वाभिमान के लिए बाद के पीढ़ी के लिए भी वो बना देगा। हमारी सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ का खर्चा उठाते हुए इस प्रदेश के अंदर सारे भूखंड धारकों को उनके भू स्वामित्व की रजिस्ट्रेशन का निर्णय किया है। मुझे लगता है देश के अंदर ये हमारा सबसे बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है, जिसके आधार पर कई सारे लोगों को ये मौका मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि महामहिम राष्ट्रपति आ रही हैं, और योग को लेकर के जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश का नाम सामने आ रहा है, तो इस बार भी मुझे लग रहा है पूरी दुनिया में हमारी तस्वीरें छाने वाली हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारने के बाद सांदीपनी आश्रम में आकर के और उनका जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो उनका अपने गुरु ने खुद ने जगत गुरु की उपाधि दी। ऐसे में 64 कला 14 विद्या प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ भगवान कृष्ण जीते जी एक महापुरुष के नाते से श्री कृष्ण बन के गए। तो योग की इस साधना के मार्ग पे 2015 के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से योग की तमाम देशों ने एक साथ 200 से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया और दुनिया में योग को अपनाया, कोविड के बाद तो और लोगों ने इसको एकदम से, तो मैं मान के चलता हूँ ऐसे मध्य प्रदेश की धरती पर योग का जो आयोजन होगा, प्रधानमंत्री की अपेक्षा के हिसाब से, मध्य प्रदेश की गरिमा के हिसाब से हम कार्यक्रम करेंगे, इसलिए महामहिम स्वयं इसमें आ रही। ये सारे सवाल मैंने आपसे पूछे प्रदेश की जनता के लिए, और अब खालिस मीडिया के बस 2 सवाल लूंगा आपसे। सभा चुनाव से पहले मोहन यादव जी को ये पता था कि ये सीट आने वाली है, और ये सीट किसके पास जाने वाली है ये भी पता था। आपने सुनते कि केवट जी के साथ एक नैया पार कराते हुए कैलेंडर भी छपवा लिया था।
तो ये सारी प्लानिंग पहले से थी सर, हम लोगों को क्यों आप बताते हैं लास्ट में नाम? हमें भी बता दिया कीजिए क्या होने वाला है। देखिए, निर्वाचन की तारीख किसने तय की? निर्वाचन आयोग ने। तो मैं कैसे बता दूं? आपने लेकिन जिस भरोसे से उतारा, हमको प्रत्याशी तय है। हाँ, एक मल्लाह समाज, मछुआरा समाज बहुत बड़ी आबादी राज्य के अंदर है, और हम जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का आभार मानता हूँ। हमारी पार्टी राज्यसभा में बहुत धनी लोगों को, सक्षम लोगों को, ये कांग्रेस करती है कि बड़े बड़े उद्योगपति को पहुंचाती। हमारी पार्टी हर वो वर्ग का ध्यान रखती जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए सब समाजों को जोड़ के चलती। ऐसे में हमने पहले वाल्मीकि समाज के लोगों को पहुंचाया, अब हमारे पास मल्ला माझी समाज के लोगों को मौका आया, हम उनको लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार से आदिवासी अंचल के लोगों को हमने सुमेर सोलंकी को पहुंचाया था। तो सबको लेकर आगे बढ़ना, तो माझी समाज का अगर केवट का अब भगवान राम का मंदिर का धाम आनंद के साथ दिख रहा है, तो हमारे लिए निषाद राज को अगर बढ़ाते हैं तो अच्छी भी लगता है। आपने एक बड़ा आदेश निकाल दिया सर, उसको लेकर के बड़ी चर्चा पूरे देश में। मुझे नहीं पता यहाँ कितनी, दिल्ली में तो है। 2 बच्चों वाला प्रतिबंध आपने हटा लिया। ये संयोग था कि मैंने एक दिन पहले रिपोर्ट पढ़ी कि देश की जो औसत जन्म दर है वो 2.1 रेशो से कम हो रही है, जो खतरनाक होती है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आने वाले समय में इस देश की आबादी तेजी से नीचे गिरेगी, जो गलती जापान और चीन ने की थी और बाद में उन्होंने वो किया था। मैं देखता हूँ एक दिन पहले रिपोर्ट आती है, अगले दिन मोहन यादव जी की सरकार आदेश बदल देती है और कहते हैं कि आप बच्चों का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ये यही सोच के साथ है या कोई और? नहीं, ये आपने सही कहा कि वास्तव में कई बार हमारे जो शासन के जो निर्णय होते वो निर्णय समसामयिक होना चाहिए, परिस्थिति जन्य होना चाहिए और अनुभव जन्य भी होना चाहिए। जैसे चाइना का अनुभव खराब आया, कई देशों का अनुभव खराब आए। आबादी का संतुलन अलग बात है, लेकिन जो मार्ग चुन रहे हैं वो मार्ग में अगर बदलाव की आवश्यकता है, तो ऐसे हमने कहा 8-9 करोड़ का मध्य प्रदेश है, ऐसे में 5-10 लाख हमारी आबादी के केवल शासकीय कर्मचारी है, तो आप इनको केवल उस डंडे से मत हाको। ये तो स्व अनुशासन का विषय है, हर एक के अपने जीवन में अनुशासित रहने की हमारी सबकी आदत है, तो समाज पे छोड़ो, वो इसका रास्ता निकालेगा। इसलिए मैंने वो कानून समाप्त किया। वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहन यादव जी। और आपने जिस तरह 2.5 साल पूरे किए हैं और जिन सपनों को संजोया है, क्योंकि मैं जानता हूं कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका असर और आने वाले बहुत लंबे समय बाद दिखेगा, आपने उनकी नींव रख दी है। उन सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।